स्वागत है आप सभी का सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में बात करेंगे गॉस नियम के अनुप्रयोग में, जो कि और अनुप्रयोग बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो है इसका। अनंत रेखीय आवेश यानी कि आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या लेते हैं, एक अनंत लंबाई का तार ले लेते हैं जो कि आवेशित है। कैसा आवेश है, इस पर धन आवेश होता है, अनंत लंबाई का है। और इस पर स्मॉल आर दूरी पर कहीं बिंदु पर पी बिंदु है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है गॉस के नियम से। अब यहाँ पर ये अनंत लंबाई का है, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पूरा तो ले नहीं सकते, तो इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि इस अनंत लंबाई के तार में दो अल्पांश मान लेते हैं, फिर अल्पांशों का इंटीग्रेशन करेंगे तो संपूर्ण अनंत लंबाई के तार में आवेशित तार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। अब यहाँ पर देखिए, इस पर हम अल्पांश मान लेते हैं यहाँ पर, और एक यहाँ पर dl लंबाई पर यहाँ पर मान लेते हैं, और dl दूरी पर यहाँ भी मान लेते हैं। और जो आवेश है इसके अंदर वो क्या है, dq है। कैसा आवेश है, dq है। समान दूरी पर दोनों मानते हैं। अब देखेंगे ये लंबाई पर आवेश के कारण क्या होगा, इस तार पर प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है इससे दूर होता है, तो ये अल्पांश से विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इससे दूर होगा। वही क्रिया नीचे भी होगी, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इससे दूर होता। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इससे दूर होता है। ये पी बिंदु है। देखेंगे अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। विद्युत क्षेत्र डीई क्या है, ये डीई। तो डीई जो थीटा एंगल है, तो ये जो थीटा की तरफ एंगल घटक टूटता है तो वह क्या टूटता है, डीई कॉस थीटा टूटेगा। क्या टूटेगा, डीई कॉस थीटा। और ये भी थीटा की तरफ है, यहाँ भी क्या होगा, डीई कॉस थीटा। अब ये देखेंगे थीटा हो गया। थीटा के विपरीत जो घटक टूटते हैं वो क्या टूटते हैं, डीई साइन थीटा। किस में टूटेंगे, ये जो एंगल आएगा वो क्या होगा, डीई साइन थीटा। ये जो एंगल आएगा वो क्या होगा, डीई साइन थीटा। ये सब जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं किसके लिए किया जा रहा है, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा देखने के लिए किया जा रहा है। तो पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं। अब देखेंगे ये दोनों जो हैं घटक ऊपर नीचे एक दूसरे के विपरीत हैं, परंतु परिमाण में क्या है, बराबर हैं। तो परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत होने के कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, डीई कॉस थीटा और डीई कॉस थीटा, सिर्फ यही बचेगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जब डी कॉस थीटा किस दिशा में हमको देखने को मिल रहा है, किस दिशा में देखने को मिल रहा है, ऊपर नीचे वाला तो कैंसिल हो गया, सिर्फ इसी दिशा, इस सतह के लंबवत दिशा में। कैसा मिल रहा है, इस सतह के लंबवत दिशा में, इस दिशा में मिल रहा है। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं, ये है आवेशित चालक तार। इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या निकल के आई है, क्या मिली है, इस तरह से मिली। अब हमको पता चल गया विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब हम क्या करेंगे, इसका परिमाण ज्ञात करने के लिए पहले हम किससे निकालते हैं, परिभाषा से निकालते हैं, फिर गॉस के नियम से निकालते हैं फाई का मान। दोनों फाई का मान निकल आता है तो दोनों समीकरण का कंपैरिजन करा देंगे, जिसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आती है। तो इसके लिए ये दिशा निकालने के लिए इतना कुछ करना पड़ा। अब इसका परिमाण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये है अनंत लंबाई का आवेशित तार। तो कुछ लंबाई यहाँ पर जो अल्पांश लिए हैं उतने में हम क्या बना लेते हैं, गॉसी पृष्ठ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, गॉसी पृष्ठ। ये है स्मॉल आर दूरी पर पी बिंदु है, और जो गॉसी पृष्ठ होगा इसी पृष्ठ, ये इसी बिंदु से होकर जाएगा। ये है गॉसीय पृष्ठ। क्या है ये, गॉसीय पृष्ठ। यदि ये आर स्मॉल आर लंबाई का है तो इसकी दूरी भी क्या होगी, स्मॉल आर ही होगी। अब वहाँ से हम लोग दिशा पता कर लिए हैं,
तो इसमें देखेंगे गाउसी पृष्ठ कैसा होता है, एक काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, उसी को क्या कहते हैं, गाउसी पृष्ठ कहेंगे। परंतु ये पृष्ठ जो है एक सतह बंद है इसकी और दूसरी सतह क्या है, खुली हुई है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कितनी सतहें हैं, तो इस गाउसी पृष्ठ में कुल मिलाकर 2 सतहें हैं। कितनी सतह हैं, 2 सतह, एक सतह ये है और दूसरी सतह ये है। तो पहली सतह जो है ये कैसी है, समतल सतह है। दूसरी सतह ये क्या है, वक्रीय है। कैसी है, वक्रीय। ये समतल सतह हो गई और ये कैसी सतह है, वक्रीय सतह है। इसके लिए अब सबसे पहले हम किससे निकालेंगे, परिभाषा से निकालते हैं। परिभाषा से फाई इक्वल टू क्या होता है, EDS, E.ds होता है। अब परिभाषा से निकालने के लिए इस संपूर्ण का देखेंगे कितने इसमें पृष्ठ बन रहे हैं, 2 पृष्ठ बन रहे हैं। तो फाई इक्वल टू क्या होगा, फाई इक्वल टू होगा फाई 1 प्लस फाई 2, दोनों पृष्ठ के लिए। अब यहाँ देखेंगे फाई निकालना है हमको, फाई 1 क्या है, DE, डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लग जाता है, डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लग जाता है। तो फाई के मान में यहाँ हम क्या करेंगे, EDS, फाई का मान रखे हैं कॉस थीटा। अब ये किसके लिए है, वक्रीय के लिए मान लेते हैं। किसके लिए, ये 2 पृष्ठ थे, एक वक्रीय के लिए था और दूसरा किसके लिए, समतल के लिए। अब ये किसके लिए हो गया, वक्रीय के लिए है। अब प्लस समतल के लिए निकालेंगे, समतल के लिए करेंगे EDS cos थीटा, दोनों वैल्यू लिख लिए। अब देखेंगे cos थीटा जो है, थीटा का मान वक्रीय में कितना रहा। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। DS क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। DS क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश हमेशा किस तरफ कार्य करता है, किसी भी सतह के लंबवत कार्य करता है। क्षेत्रफल सदिश कैसे कार्य करता है, किसी भी सतह के लंबवत कार्य करता है। तो ये है एक सतह, इसकी सतह के लंबवत क्षेत्रफल सदिश यानी DS कार्य करेगा तो इसी दिशा में करेगा, ये DS कार्य करेगा इस दिशा में। और वहाँ हमने अभी निकाला है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में आ रहा है, उसी दिशा में आ रहा है, दिशा समान है। तो थीटा का मान क्या होगा, वक्रीय के लिए 0 हो जाएगा। थीटा का मान क्या होगा, वक्रीय के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए कि समतल के लिए क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत कार्य करेगा। तो ये समतल सतह है, तो समतल सतह पर जो क्षेत्रफल सदिश कार्य करेगा लंबवत इस तरह से कार्य करेगा। तो ये है DS, लंबवत कार्य कर रहा है। लेकिन इसमें वैद्युत क्षेत्र किस तरफ है, इधर है, इस तरफ। तो दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। समतल के लिए थीटा का मान जो है 90 डिग्री है। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, EDS cos, वक्रीय के लिए थीटा का मान 0 डिग्री है, प्लस समतल के लिए EDS cos कितना है यहाँ पर, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे फाई इक्वल टू EDS cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो 1 यहाँ रख देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। एकन्नम EDS एकन्नम EDS ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EDS इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखेंगे cos 90 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाना है। तो 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना है किसका, DS के सापेक्ष समाकलन करना है। तो E क्या है, E जो है कांस्टेंट वैल्यू समझ आ रही है। तो E को हम बाहर लिख सकते हैं इस तरह से, E को बाहर लिख देंगे और किसका समाकलन करना है, DS का। तो DS का समाकलन करने का अर्थ यह है कि इस पर कुल आवेश कितना है, वही पूछ रहा है DS। तो हम देखेंगे रेखीय आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, बराबर क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसके बराबर होता है
आवेश बटे लंबाई क्या होता है, आवेश बटे लंबाई। अब आवेश ही हमको पता करना है इस पर, इस गौसीय पृष्ठ पर, क्षेत्रफल सदिश पर, इस पूरे क्षेत्रफल पर। तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई L है। अब यहाँ पहले हम ds इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए देखेंगे ds जो कार्य कर रहा है वह इसके लिए जो है, ये एक सिलेंडर दिख रहा, क्या दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा। हम अगर अलग से निकालना चाहेंगे इसको तो ये जो है एक वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। और ये जो चालक तार है कितने का है, L लंबाई का है। जो चालक तार है वो कितना लंबाई का है, L लंबाई का है। तो पूरा अगर खोल देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2πr क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि पूरे एक सिलेंडर का आयतन जो होता है कितना होता है, एक सिलेंडर का क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrl होता है, 2πrl। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ds क्या हो जाएगा, 2πrl हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। ये जो वृत्त है, वृत्त की परिधि होती है 2πr और ये जो लंबाई है ये L है। तो दोनों गुणा करा देंगे 2πrl, इतना सा समझ लेंगे काफ़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे phi इज इक्वल टू E इंटू 2πrl। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब निकालेंगे हम लोग किससे, गाउस के नियम से। किससे, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है, जो फाई है संपूर्ण आवेश सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। यह फार्मूला होता है गाउस का नियम। तो इसमें जो सिग्मा Q है, सिग्मा Q ही कुल आवेश है, यानी कि ये वाला आवेश, यही आवेश इसमें कह रहा है, कुल आवेश। तो रेखीय आवेश घनत्व गुणे लंबाई हो जाएगा आवेश बराबर। आवेश बराबर लिखने चाहेंगे तो आवेश अपनी जगह पर रहेगा, रेखीय आवेश घनत्व किससे जाके गुणा करेगा, लंबाई से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेम्डा इंटू L। लंबाई कितना है, L। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे सिग्मा Q का मान जो है लेम्डा L के बराबर। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देखेंगे फाई दोनों समान हो गया, इसको मान लेंगे समीकरण 2। फाई दोनों समान हो गया है। अब दोनों की तुलना कर देते हैं, समीकरण, दोनों समीकरण की तुलना करा देंगे तो किसका मान निकलेगा, ई का, यानी कि जो हमको चाहिए वैद्युत क्षेत्र का मान निकल आएगा। तो हम क्या करें, अब इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, 2 की तुलना से। अब ये देखेंगे E2πrl इज इक्वल टू क्या लिख सकेंगे, लेम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट, लेम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखेंगे E अपनी जगह पर रहने दे सकते हैं, E अपनी जगह पर है, लेम्डा L अपान 2π एप्सिलॉन नॉट और क्या हो जाएगा, R इंटू L। L से L क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कट गया। अब E का मान जो निकल के आया है लेम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट R। अब देखेंगे K का मान क्या होता है, K इज इक्वल होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट, 1/4π एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ से बन सकता है 4π एप्सिलॉन नॉट, देखेंगे बन सकता है जब यहाँ 2 हो। तो यहाँ 2 करने के लिए 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ जब 2 करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ता है, तो 2 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, तो बन गया ना 4π एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर K लिख सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 2K लेम्डा अपान R के। क्या हो जाएगा, E बराबर
2k लेमडा अपान आर। यही हमको चाहिए था जो है वैद्युत क्षेत्र का मान। अनंत लंबाई आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर 2k लेमडा अपान आर, ये वैल्यू आती है। अब इसका अगर हम ग्राफ खींचना चाहें तो ये दोनों क्या हैं, नियत होते हैं, आर ही है। आर क्या है, वैद्युत क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर देखेंगे लेमडा का स्टैंड हो जाएगा, ये दोनों नियतांक हो जाएंगे। तो ई बराबर क्या होगा, ई इधर है, आर इधर है, तो इसका ग्राफ ये बन के जाएगा ई बराबर 1 अपान ई इज प्रोपोर्शनल 1 अपान आर के। तो इसका ग्राफ ये बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।